हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या कर रहे थे, बोर्स मॉडल कंप्लीट किया था हमने और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे, क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, किस पर बेस्ड होता है। राइट, सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल का लास्ट आप टॉपिक समझ लीजिए, क्या क्या लिमिटेशन था बेटा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट लिमिटेशन था वो ये था कि जो बोर्स मॉडल था वो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ किसकी स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको अगर हम स्पेक्ट्रम पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो उसमें जो लाइंस मिलती हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, स्प्लिट हो रही हैं वो। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं हम, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो उस इफ़ेक्ट को हम एक नाम दे देते हैं बच्चों, स्टार्क इफ़ेक्ट। ठीक है, और या हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं ज़ीमैन इफ़ेक्ट। क्या देते हैं, ज़ीमैन इफ़ेक्ट। तो ये दो इफ़ेक्ट हो गए। तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फिर से स्प्लिट क्यों हो रही हैं। ठीक है, सेकंड जो लिमिटेशन था वो क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इट कुड नॉट explain the ability of atoms, ठीक है, to form the molecules, ability of atoms to form the molecules by chemical bonds। ठीक है, to form the molecules by chemical bonds। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा होगा। ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो लिमिटेशन थे बोर्स मॉडल के। राइट, तो यहाँ पे आपका बोर्स मॉडल कंप्लीट हो जाता है। अब हमने 3 मॉडल पूरे कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों, जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरा मॉडल हमने पढ़ा बोर्स मॉडल। ये कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट आपका मॉडल आ रहा है 4th नंबर पे, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल था बच्चों, ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इससे पहले के जितने भी मॉडल आपने पढ़े उनमें सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, कुछ ना कुछ लिमिटेशन था, जिसकी वजह से वो मॉडल्स फेल हुए, डिस्कार्ड हुए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। किस चीज़ पर बेस्ड है ये मॉडल, ये किसने दिया था, एक तो इरविन श्रोडिंजर ने बताया था इसके बारे में, और एक डी ब्रोगली और इरविन श्रोडिंजर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था। ठीक है, किस पर बेस्ड था ये बेस्ड था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। जैसे देखो, बोर थ्योरी में क्या कहा गया था, बोर थ्योरी में ये कहा गया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसमें डुअल नेचर होता है। ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं होता, एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर। जितने भी मैटर होते हैं सब में डुअल नेचर होता है। ठीक है, डुअल नेचर का मतलब वही हो गया पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है बच्चों, तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि मैटर में भी इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन पार्ट है मैटर का, एटम का, और एटम क्या है, एक मैटर का पार्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में भी डुअल बिहेवियर होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड
सेकंड इन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो चीज़ें आज हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ, अच्छा एक लाइन और लिखी हुई है, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पर ये मॉडल बेस्ड था। देखो बच्चों, जैसे डी ब्रोगली ने ये कहा कि एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर, ठीक है। तो मैटर का मतलब ये है कि हम एक फिज़िक्स में एक पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो आप पढ़ते हो वो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो क्या उसमें भी डुअल नेचर है? उसमें आप पढ़ते हो गेंद का मोशन पढ़ रहे हो, आप किसी कार का मोशन पढ़ रहे हो, किसी पत्थर का, कोई पत्थर गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का आप मोशन के बारे में पढ़ते हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो आप पढ़ते हो वो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स बच्चों, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता उसमें भी है, हम ये नहीं कह सकते उसमें नहीं होता है। इन्होंने कहा कि उसमें भी होता है भाई, एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर, लेकिन वहाँ हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम मोशन पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पढ़ते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कार हो गई, बॉल हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। तो इनसे एसोसिएटेड जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत छोटी वैल्यू है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया हुआ है उसमें भी, बट क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है बच्चों, इसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनके बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, इतने छोटे हैं कि उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे एसोसिएटेड जो वेव्स होती हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या मटेरियल तो ये है ही, पार्टिकल नेचर तो इसमें है ही, लेकिन जब ये चलता है तो ये एक वेव भी फॉर्म करता है, वेव नेचर भी इसमें होता है। डी ब्रोगली ने ये बताया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑल्सो अंडरगोज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? डिफ्रैक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब इसमें पार्टिकल नेचर तो है ही, इसमें वेव नेचर भी होता है, ये एक वेव बनाता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया डी ब्रोगली ने। सबसे पहले हम डी ब्रोगली इक्वेशन ही पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन भी दी बच्चों, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको। डी ब्रोगली इक्वेशन, सबसे पहला आ जाता है हमारा डी, ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हम पढ़ लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। डी ब्रोगली ने हमें बताया था, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी? उन्होंने ये कहा कि एवरी मैटर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर, ठीक है बच्चों। और इन्होंने एक इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू, डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो वेव नेचर वेवलेंथ हो गया, पार्टिकल नेचर मोमेंटम हो गया, दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई उन्होंने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी इज द मोमेंटम हो गया बच्चों, एम वी क्या हो गया? एम वी मोमेंटम हो गया। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन होती है। ये क्या है आपकी? ये है डी ब्रोगली, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इस पर बेस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। इन्होंने बताया बस यही था कि इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, ठीक है। और ये उन्होंने इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा वेवलेंथ हो गया, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया। एच क्या है यहाँ पर? एच आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, ये मास हो गया इन केजी, मास यहाँ पर हम केजी में लेते हैं बच्चों, ठीक है। और v जो है वो वेलोसिटी हो गई इसकी, जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो ये इक्वेशन दी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी गिवन है और हमसे क्या पूछा है?
हमसे पूछा है आपसे कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछिए। तो वेवलेंथ के लिए अभी मैंने आपको एक डी ब्रोगली इक्वेशन बताई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जहाँ वो वेलोसिटी और वेवलेंथ की बात करेगा तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू रखी हमने 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आ गया। मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, ये हमें मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये मास हो गया, ये यहाँ रख दिया हमने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 रख दिया। और वेलोसिटी कितनी गिवन है 2.05 इंटू 10⁻7। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको आप नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन में, किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। चलिए अब आगे चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट था वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था? हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ें एक साथ, दोनों चीज़ें कौन कौन सी, पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ एक्यूरेटली, एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। एक समय पर दोनों चीज़ें एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, ठीक है। और एक उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये हो गया पी, डेल्टा पी हो गया, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। डेल्टा पी की जगह हम रख लेते हैं एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। एम इज़ द मास, डेल्टा वी इज़ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एच अपॉन 4 पाई, ठीक बच्चों। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसे आप समझ भी सकते हो इस प्रिंसिपल को। देखो, जैसे अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हमें किसी पेपर की थिकनेस को मेजर करना है बच्चों, पेपर की थिकनेस नापनी है, तो आप ऐसी मीटर स्टिक का यूज़ करेंगे जिसका कैलिब्रेशन उस पेपर की थिकनेस से स्मॉलर यूनिट्स में हो, ठीक है, तभी आप उसको नाप पाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है तो हमें ऐसी मीटर स्टिक लेनी पड़ेगी जिसका कैलिब्रेशन इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटा हो, ठीक है, उससे छोटा कैलिब्रेशन। अब इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, वो डायमेंशन लेस है, तो ऐसी मीटर स्टिक हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पाथ को इल्यूमिनेट करने के लिए या इसकी पोजीशन को पता करने के लिए हम इस पर लाइट डालते हैं, हम इस पर फोटोन्स लाइट डालेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी वो जिस वेवलेंथ की आप लाइट यूज़ करेंगे प्लस या माइनस वेवलेंथ उसकी पोजीशन में हो जाएगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली निकालनी है तो मैं शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट का यूज़ करूंगी जिससे प्लस माइनस वेवलेंथ की वैल्यू कम हो, एरर कम आए, ठीक है। और जो स्मॉल वेवलेंथ होती है तो उस लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली निकालने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो उस लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो जब वो इसको हिट करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो पोजीशन हमने एग्जैक्टली निकाल लिया लेकिन उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ गई। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी ठीक से निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं और हम लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर लें तो क्या होगा बच्चों, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसकी वेलोसिटी ठीक से निकल जाएगी लेकिन उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ें एक साथ एग्जैक्टली हम नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, एक तो है इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। देखो,
अभी हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या पढ़ा? हाइजेनबर्ग में ये बताया कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते एक साथ। अब जिस चीज़ की पोजीशन नहीं पता है या हमें एग्जैक्टली वेलोसिटी नहीं पता है, तो उस चीज़ के पाथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, किसी का भी पाथ। जैसे कोई गाड़ी है, आपको इस समय एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता होगी और उसकी वेलोसिटी पता होगी, तभी आप बता पाएंगे कि ये गाड़ी इतनी देर बाद कहाँ मिलेगी। उसके पाथ को आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब आपको दोनों चीज़ें पता हो, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन की हम दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट था, बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो जो डेफिनेट पाथ वाला कॉन्सेप्ट था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है, उसको ये रूल आउट करता है। तो इसका मतलब अब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर डेफिनेट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ पक्की तरह से नहीं पता होती है तो हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, संभावना, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हम प्रोबेबिलिटी बताने लगे कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इतने स्पेस में प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस था वो यही था कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकंड है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये केवल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट पाथ वॉज रिप्लेस्ड बाय डेफिनेट पाथ का कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। अ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम, मास दिया हुआ है आपको 40 ग्राम, इसे केजी में चेंज करेंगे। मास आप हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में भी किलोग्राम में लेंगे, ये ध्यान रखना। 40 इंटू 10⁻³ 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, किलोग्राम में चेंज हो गया। एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी कि डेल्टा एक्स आपसे पूछा है और v और उसमें अनसर्टेनिटी 2% दी है, तो डेल्टा v आप निकाल लेंगे 45 का 2%, तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 0.90/100 हो गया, ये हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये डेल्टा v की वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा? 4/h क्या होगा फॉर्मूला? h/4 पाई, यहाँ m इंटू डेल्टा वी था, वो भी यहीं आ जाएगा m इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे वैल्यूज़ सारी रख लीजिए, वैल्यूज़ रखेंगे आप, क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 4, पाई की वैल्यू रखी 3.14 इंटू m की वैल्यू रखी हमने 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में रखना है, ठीक। और डेल्टा v की वैल्यू रखी हमने 0.9। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किया हमने। अब इसके बाद जो शुरू होगा, मतलब इस पर बेस्ड था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।